अंधेरे को छोड़कर उजाले को अपनाना ही जीवन है। चलिए मिलके ज्ञान से जागृति लाएं। दोस्तों, स्वागत है आपका वीडियो में। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा नाम डॉक्टर आकाश आहूजा है और मैं यहाँ कैलिफोर्निया लॉस एंजलिस में साइकाइट्रिस्ट हूँ, मानसिक चिकित्सक। मैंने अपना मेडिकल स्कूल किया है मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज, जो कि दिल्ली में है, इंडिया में। और मैंने अपनी रेजिडेंसी साइकाइट्री में जो पढ़ाई की है वो की है मिनियापोलिस में, जो कि मिनेसोटा एक राज्य है अमेरिका में, वहाँ पे है। आज हम बात करने जा रहे हैं हिंसा के बारे में। हिंसा, एक दूसरे को मारना, पीटना और अपना बल का प्रयोग करना, फोर्स का प्रयोग करना, ताकि दूसरे इंसान को आदमी दबा सके। चाहे वो फिजिकल बल हो, शारीरिक बल हो, या वो मनोवैज्ञानिक साइकोलॉजिकल बल हो, इसका प्रयोग करते हैं। हम 3 विषयों के बारे में बात करेंगे आज। एक बात करेंगे हम डोमेस्टिक वायलेंस, या जो घरों के अंदर हिंसा होती है। फिर हम बात करेंगे रैगिंग के बारे में, जो कि हमारे स्कूल्स तो नहीं, खैर कॉलेजेस में और जितने भी शिक्षा के केंद्र हैं बड़े बड़े, उसमें बहुत कॉमन है। और मैंने खुद व्यक्तिगत तौर से रैगिंग को महसूस भी किया है और देखा भी है, क्योंकि मैं भी मेडिकल कॉलेज में था। और तीसरी हम बात करेंगे रोड रेज के बारे में। रोड रेज यानी कि जब लोग सड़क के ऊपर एक दूसरे को अटैक करते हैं या गालियाँ देते हैं। अगर किसी गाड़ी के आगे आ जाए तो कैसे लोग बिल्कुल अपनी पढ़ाई लिखाई और अपनी हर चीज़, संस्कृति को भूल जाते हैं और एक दूसरे से लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो ये 3 बातें बात करेंगे, जो कि बड़ी शर्म के साथ कहना पड़ रहा है कि 21वीं सदी में भी हमें इन चीज़ों के ऊपर बात करना पड़ रहा है, क्योंकि इसके ऊपर ज़्यादा डेवलपमेंट शायद पिछले कितने सालों में हुई ही नहीं है। तो चलिए बात करते हैं डोमेस्टिक वायलेंस या घर की हिंसा के बारे में। मेरे पास यहाँ पे कुछ स्लाइड्स हैं जो मैंने बनाई हैं, लेकिन मैं वो अंग्रेजी में है और मैं आपसे बात हिंदी में करने की कोशिश जो है वो करूँगा। तो आगे बढ़ते हुए, स्टैटिस्टिक्स या रिसर्च ये शो करती है कि आज भी करीब 10 से लेके 70%, अगेन 10 से लेके 70% औरतें जो हैं उनके ऊपर घरों में अटैक होता है। ये इतना वेरिड नंबर है, इतनी बड़ी रेंज है इसकी, क्योंकि इस पे बहुत ज़्यादा डेटा या बहुत ज़्यादा रिसर्च जो है वो अवेलेबल नहीं है। डिपेंड करता है कि जो स्त्री है वो शहर में है या गांव में है या छोटे शहर में है, किस प्रांत में है, अलग अलग जगहों पे। लेकिन ये प्रॉब्लम जो है ये है हर जगह। बच्चे भी इससे अफेक्ट होते हैं। बच्चों की भी काफ़ी जगह पे बहुत पिटाई की होती है और बहुत हिंसा को वो फेस करते हैं। तो बात तो ये हुई कि इसमें होता क्या है। इसमें बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। इसमें स्त्री को मारा पीटा जा सकता है और धक्का दिया जा सकता है और उसके बाल खींचे जा सकते हैं, और जितनी भी घिनौनी बातें आप सोच सकते हैं वो सारी बातें इसमें हो सकती हैं। मनोवैज्ञानिक तरीके से भी औरत को बहुत टॉर्चर किया जा सकता है। उसको पैसे ना देना, उसकी बेइज्जती करना सबके सामने या अकेले में। औरत जो है वो हमेशा यही सोचती रहती है कि आज मेरे साथ बुरा तो नहीं होगा, क्या आज मेरा पति मुझे मारेगा तो नहीं, क्या आज मेरा पति मेरी बेइज्जती तो नहीं करेगा, क्या वो आज मुझे अपने माँ बाप से बात भी करने देगा या नहीं करने देगा। इतनी सारी चीज़ें हैं जो कि एक स्त्री का व्यक्तिगत, उसकी पर्सनैलिटी को बिल्कुल झंझोड़ सकती हैं, तोड़ सकती हैं। उसके अलावा बात करते हैं कि रिस्क पे कौन है, किन लोगों में ये ज़्यादा हो सकता है। तो ये सब में सकता है, अमीर लोगों में भी, गरीब लोगों में भी, सोसाइटी में जो लोग बहुत ऊंचे हैं या बहुत नीचे हैं या बीच में हैं, ये कहीं पे भी डोमेस्टिक वायलेंस जो है वो कहीं पे भी हो सकता है। तो लेकिन अगर किसी औरत का पार्टनर जो है वो बड़ा पॉजेसिव है, मतलब बहुत ही इस टाइप का है कि मेरी बीवी किसी से बात ना करे, किसी से मिले नहीं, सिर्फ मेरे से बात करे, तो उनमें ये चांसेस जो हैं वायलेंस के, हिंसा के थोड़े ज़्यादा होते हैं। फिर अगर पार्टनर जो है, जो पति है, अगर वो शराब बहुत पीता हो और ड्रग्स लेता हो और इस टाइप के काम वाम भी नहीं करता हो, तो उनमें भी ये जो रेट है हिंसा का ये बढ़ जाता है।
और जिन व्यक्तियों ने, जिन मर्दों ने अपने घर में हिंसा को देखा हो, जिन्होंने देखा हो कि हर चीज़ का सलूशन जो है वो हिंसा ही होती है, उन्होंने अपने माता पिता को झगड़े हुए देखा हो, उन्होंने देखा हो कि उनके पिताजी भी उनकी माता को मारते थे, पीटते थे, तो वो वायलेंस की तरफ, हिंसा की तरफ ज़्यादा आकर्षित हो जाते हैं। उनको बात करना शायद आता ही नहीं है, उनको ये बात समझ ही नहीं आती कि उन्हें बात करके किसी भी मुद्दे को सुलझाना है, वो सीधा ही हिंसा पे उतारू हो जाते हैं। डोमेस्टिक वायलेंस से और क्या हो सकता है? डोमेस्टिक वायलेंस से औरत बहुत स्ट्रेस फील कर सकती है, डिप्रेस फील कर सकती है, एंजाइटी फील कर सकती है। इमेजिन करिए, एक औरत अपना घर छोड़ के दूसरे घर में जाती है, उसका घर बसाती है, उसके लिए खाना बनाती है, बच्चे पालती है, उसको हर सुख देती है जो कि पॉसिबल है, और उसको बदले में अगर मार पीट मिले और उसको बदले में किसी से बात करना ना दिया जाए, उसको पैसे ना दिए जाएं, उसे टॉर्चर किया जाए, तो ये कैसी 21वीं सदी में हम लोग रह रहे हैं भाई। और दूसरी बात, अगेन, इससे बच्चों की परवरिश पे बड़ा नुकसान होता है। बच्चे अपने घर में लड़ाइयाँ देखते हैं, माँ बाप को देखते हैं, अगर माँ की पिटाई हो रही है रोज़, वो देखते हैं कि ये क्या हो रहा है, वो क्या सीखेंगे, वो स्कूल जाएंगे, उनका ध्यान नहीं लगेगा, वो पढ़ाई ठीक से नहीं कर पाएंगे, उनको लाइफ में जितना अच्छा नागरिक बनना है वो उतने अच्छे नागरिक जो हैं वो नहीं बन पाएंगे अगर वो ये सारी चीज़ें देखेंगे। तो ये सब चीज़ों को हमें ध्यान में रखना चाहिए। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कि इसका इलाज क्या है। भाई, अब ये डोमेस्टिक वायलेंस जो है, हिंसा, ये इतनी कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, इतना कॉम्प्लेक्स टॉपिक है कि इसका इलाज भी आसान नहीं है, सिंपल नहीं है, कॉम्प्लेक्स है। इसमें 3 पहलू हैं इलाज के। नंबर 1 मेडिकल रिस्पॉन्स, मेडिकल पहलू। नंबर 2 लीगल रिस्पॉन्स, लॉ क्या कहती है। और नंबर 3 सोशल रिस्पॉन्स, एज अ सोसाइटी हम इसके लिए क्या करते हैं। और उस रोल के अंदर साइकाइट्रिस्ट का पार्ट भी आता है, जो मैं अभी बात करता हूँ। तो मेडिकल रिस्पॉन्स में क्या करना चाहिए कि जब भी कोई स्त्री को इस टाइप की हिंसा से पीड़ित होती है तो वो डॉक्टर के पास जाती है, हॉस्पिटल जाती है, ER जाती है, इमरजेंसी रूम जाती है, तो वहाँ पे उसका एक तो इलाज होना चाहिए। लेकिन अगर डॉक्टर्स एक पैटर्न देखें कि भाई ये तो बार बार हो रहा है, ये युवती बार बार आ रही है, इसको बार बार यहाँ अटैक हो रहा है, या वो जल के आ रही है, या कुछ हो रहा है, तो एटलीस्ट उनकी थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है डॉक्टर्स की और नर्सेज की कि वो थोड़ा सा आगे पूछताछ करें कि भाई ये हो क्या रहा है। कई बार लोग खुल के बात नहीं कर पाते क्योंकि इसे सोसाइटी में टैबू माना जाता है, खराब माना जाता है। एक स्त्री अपने बारे में इस टाइप से बात नहीं करती, वो बेइज्जती महसूस करती है, उसको बचपन से सिखाया जाता है कि ये तुम्हारे घर का मामला है, ये बाहर में बात मत करो, तो वो बात ही नहीं कर पाती है। लेकिन अगर उससे लोग पूछें तो शायद वो थोड़ा कंफर्टेबली होकर बता पाए। वो अपने माँ बाप को नहीं बता पाती, उसे लगता है कि मेरे माँ बाप दुखी होंगे, वो बेचारे बूढ़े हैं, परेशान होंगे, मैं उनको क्यों बताऊँ। अपने भाई को नहीं बताती, किसी और को नहीं बताती, दोस्त को नहीं बता पाती शायद, तो कम से कम डॉक्टर और नर्सेज को ये बात मुझसे पूछनी चाहिए। तो नंबर 2 बात करते हैं लीगल रिस्पॉन्स के बारे में कि इस बारे में लॉ क्या कहती है, पुलिस क्या कहती है। बहुत सारे कानून हैं इसके बारे में, हर देश में है, जिसके बारे में शायद जानकारी लोगों को नहीं है। तो एक तो जानकारी होनी चाहिए, दूसरा ये कि पुलिस वालों को भी इसमें जब उनको ये रिपोर्ट मिलती है और उनको पता लगता है कि ऐसा हो रहा है, तो उनको सिर्फ ये कह के नहीं छोड़ देना चाहिए कि भाई ये आपके घर का मामला है, आप अपने आप सॉल्व कर लीजिए, कि अरे ये तो इतनी बड़ी बात नहीं है। अगर वो इस बात को अभी नहीं रोकेंगे तो ये बात धीरे धीरे और बढ़ती रहेगी। जो पति जो है वो अभी अगर हफ्ते में 4 बार मार रहा है तो वो फिर हफ्ते में 18 बार मारेगा, तो उससे ये मामला तो बढ़ने ही वाला है। तो इतनी वायलेंस को बढ़ने क्यों दिया जाए, इससे पहले ही क्यों ना रोक दिया जाए। नंबर 3 सोशल रिस्पॉन्स, सोसाइटी क्या कहती है। अब तो खैर चलो टीवी में कुछ प्रोग्राम आने शुरू हुए हैं जिसमें डोमेस्टिक वायलेंस के बारे में थोड़ा बताया गया है, लोगों को थोड़ी जागृति आई है, जागरूकता आई है, और बहुत सारे NGOs भी हैं जो इस बारे में अब काम कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि लोग इस बात से थोड़ा प्रेरित हों कि डोमेस्टिक वायलेंस जो है ये क्राइम है सोसाइटी के लिए, उस औरत के खिलाफ, बच्चों के खिलाफ। तो इस पर थोड़ा सा हमें मिलजुल के काम करना चाहिए। डोमेस्टिक वायलेंस से औरत इतने स्ट्रेस से गुजरती है, एंजाइटी से गुजरती है, डिप्रेशन हो सकता है उसे, कि उसका मानसिक संतुलन बिगड़ सकता है। तो उसको एक साइकाइट्रिस्ट की हेल्प भी लेनी चाहिए, एक डॉक्टर की हेल्प लेनी चाहिए। अगर वो ऐसा करती है तो वो इस सिचुएशन को बेटर तरीके से फेस कर सकेगी, अपने बच्चों को बचा सकेगी और उनको एक बेहतर नागरिक बना सकेगी। आगे अगले विषय के बारे में, जो कि है रैगिंग, या जिसे अमेरिका में हेजिंग भी कहा जाता है। ये भी एक टाइप की वायलेंस है, ये भी एक टाइप की हिंसा है जो बहुत सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, पढ़ाई के इंस्टीट्यूट्स में होती है, और ख़ास तौर पे
मेडिकल कॉलेजेस, इंजीनियरिंग कॉलेजेस, लॉ के कॉलेजेस, जहाँ जहाँ पे भी हॉस्टल हैं वहाँ तो ये बहुत ही कॉमन है। बहुत सारे देशों में कॉमन है, लेकिन हिंदुस्तान में ये काफ़ी प्रेरित, काफ़ी पॉपुलर है। अब रैगिंग क्या होता है? रैगिंग एक वो एक्टिविटी है जिसमें सीनियर्स जो हैं कॉलेज के, वो जूनियर्स के साथ हंसी मजाक करते हैं और इन्जॉय करते हैं उनके कॉस्ट के ऊपर। लेकिन रैगिंग में धीरे धीरे जो है वो एक डेंजरस टर्न ले सकती है, खतरनाक मोड़ ले सकती है, और कई बार रैगिंग इतनी बढ़ जाती है कि वो साइकोलॉजिकली, मनोवैज्ञानिकली उस बच्चे को, उस स्टूडेंट को जो नया नया उस कॉलेज में आया है, जिसने पहली बार शायद अपने घर से इतनी दूर वो गया है अपने माँ बाप के बिना, वो इतना टॉर्चर फील करता है, इतनी परेशानी फील करता है कि कई बार वो अपनी जान तक ले लेता है। हिंदुस्तान में ऐसे बहुत सारे केसेस हुए हैं जो भी मैं आपसे डिस्कस करूंगा। एक आर्टिकल आया था इंडियन एक्सप्रेस में जुलाई 27, 2010 को, जिसमें लिखा था कि 164 रैगिंग के केस रजिस्टर हुए और 19 लोगों ने, 19 बच्चे जो बहुत होनहार थे, उन्होंने अपनी जान दे दी, जान गंवा दी इस रैगिंग के चक्कर में। अभी तो ये 164 केस जो हैं ये डॉक्यूमेंटेड हैं, जो डॉक्यूमेंटेड नहीं है वो तो हज़ारों में होंगे। तो ये प्रथा जो है ये हिंदुस्तान में बहुत कॉमन है। सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रथा को बैन कर दिया है सन 2001 में, लेकिन अभी भी ये चल रही है। और इस बारे में बहुत सारी संस्थाएं अब खुल गई हैं जो इस बारे में बात कर रही हैं, पर फिर भी रैगिंग जो है वो बहुत अभी भी कॉमन है। दोस्तों, बात करते हैं कि रैगिंग होती क्यों है, इसका कारण क्या है। मैंने इस बारे में बहुत विचार किया, बहुत सारे आर्टिकल्स पढ़े, बहुत सारी मैगजीन्स पढ़ी, रिसर्च देखी। ज़्यादा तो नहीं है इस विषय के ऊपर लिखा हुआ, लेकिन जितना भी लिखा उससे मैंने ये सीखा कि दो पहलू हैं रैगिंग के। एक, जो स्टूडेंट है, जो बच्चा है जिसने अभी 12वीं के इम्तिहान ख़त्म किए हैं, जिसका दाखिला हुआ है ऐसे कॉलेजेस में, जब वो इन कॉलेजेस में जाता है तो उसकी साइकोलॉजिकली वो क्या सोचता है रैगिंग के बारे में या सीनियर्स के बारे में। तो मेरे हिसाब से वो ये सोचता है कि देखिए, मेरे को तो, मैं अगर कॉलेज का लड़का हूँ जो अभी आया हूँ, तो मैं ये सोचूंगा कि मुझे इस कॉलेज में सर्वाइव करना है, जो मर्जी हो जाए। मेरे तो भाग्य अच्छे थे कि मेरे को एडमिशन मिल गया है इस कॉलेज में, लेकिन अब यहाँ पे मुझे सर्वाइव करना है बस। अगर मैं सर्वाइव करूँगा तो मेरी ज़िंदगी जो है वो बन जाएगी। और मुझे सर्वाइव कैसे करना है? मुझे सीनियर की सारी बातें माननी है, मुझे यहाँ पे एडजस्ट होना है, मुझे सीनियर के खिलाफ नहीं जाना। अगर मेरी रैगिंग होती है तो रैगिंग हो, क्योंकि अगर वो मेरी मदद नहीं करेंगे तो वो मुझे शायद नोट्स नहीं देंगे, मुझे वो बताएंगे नहीं कि क्या हो रहा है, और मुझे पता नहीं लगेगा कि यहाँ पे पास कैसे होना है। वो एक अपने आप को एक नई धरती पे, नई फॉरेन लैंड में महसूस करता है। उसको लगता है कि उसको कोई सपोर्ट नहीं है, वो अपने माँ बाप से डिस्कस नहीं कर पाता, और कई बार वो इतना ज़्यादा स्ट्रेस्ड हो जाता है कि वो या तो कॉलेज छोड़ के भाग जाता है या कई बार अपनी जान तक ले लेता है। अब बात करते हैं कि जो लोग रैगिंग करते हैं, सीनियर्स, वो रैगिंग क्यों करते हैं भाई? बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन जो मैं जिस नतीजे पे पहुंचा वो ये था कि एक रीज़न तो ये है रैगिंग करने का कि भाई मेरी रैगिंग हुई है तो मैं भी रैगिंग करूंगा। उनकी लास्ट ईयर हुई थी, समहाउ वो सर्वाइव कर गए। अब उन्हें लगता है कि भाई अब ये हमारा मौका है, हम थोड़े मज़े लेते हैं, हम एंजॉय करते हैं, तो मैं रैगिंग करूंगा। और ये हो सकता है कि उनको भी ये लगता है कि ये जो नया लड़का आया है, जिसे हम फ्रेशर बोलते हैं, ये नया लड़का आया है, ये मेरे पे डिपेंडेंट है, ये इसको नहीं पता कि इस कॉलेज में सर्वाइव कैसे करना है, तो मैं इसे डरा धमका सकता हूँ, मैं इसे काम करा सकता हूँ, अपने नोट्स करा सकता हूँ, इसको जो मर्जी बोल सकता हूँ। दोस्तों, मैंने अपने सामने रैगिंग होते हुए देखा है। मेरी रैगिंग शायद बहुत बुरी नहीं हुई, लेकिन मैंने लोगों की जाति पाति के ऊपर, लोगों की शक्ल के ऊपर, लुक के ऊपर, शरीर के ऊपर, क्या वो वेजिटेरियन हैं या नॉन वेजिटेरियन हैं, किस प्रांत से आए हैं, इन सभी बातों के ऊपर रैगिंग होते हुए देखा है, बहुत बुरी होते हुए देखा है। यहाँ तक देखा है कि लोगों के कपड़े उतार लिए गए, उनको नंगा जो है वो भगाया गया कॉलेज के अंदर। मतलब बिल्कुल जिसे कहते हैं कि बेइज्जती एक अनलिमिटेड तौर पे जो है वो की जाती है रैगिंग के दौरान। जो बच्चा होनहार था, जो कॉलेज में, जिसने स्कूल में टॉप किया, जो आज तक कभी सेकंड नहीं आया, जब वो किसी ऐसे कॉलेज में जाता है तो उसकी इज्जत की तो बिल्कुल धज्जियां तक उड़ा दी जाती हैं। तो हम इस बारे में क्या कर सकते हैं? कुछ बातें हैं। एक तो ये कि पेरेंट्स को इस बारे में जानकारी होनी चाहिए कि रैगिंग
से कैसे डील करना है। बच्चा शायद 18-19 साल का होता है, 17-18 साल का होता है, उसको शायद नहीं पता होता। तो पेरेंट्स को पहले तो ये बात एक्सेप्ट करनी चाहिए कि रैगिंग बच्चे की हो सकती है, उसे बच्चे को इस बात के लिए प्रिपेयर करना चाहिए। दूसरी बात ये कि बच्चे से कांटेक्ट में रहना चाहिए। अब तो सेल फोन्स हैं सबके पास, तो वो सेल फोन से बच्चे से कांटेक्ट में रहें और उससे पूछें कि कॉलेज में क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है। और अगर वो करेंगे तो शायद उन्हें आइडिया हो जाए कि बच्चा कहाँ पे है, ताकि सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब ना हो। बच्चे को वो जज ना करें कि बच्चा वीक है, बच्चा डील नहीं कर पा रहा है इस सिचुएशन से, उसने कभी ऐसी लाइफ देखी नहीं, अब वो एकदम से डील कर रहा है, तो उसकी आप मदद कीजिए एज अ पेरेंट। हर कॉलेज में आजकल एंटी रैगिंग ब्यूरो बने हुए हैं, कोई ना कोई प्रोफेसर या टीचर होता है जो रैगिंग के खिलाफ उसकी जिम्मेदारी होती है। उसका फ़ोन नंबर आपको पता होना चाहिए, उसका नाम पता होना चाहिए। कोशिश कीजिए कि कॉलेज स्टार्ट होने से पहले आप उस कॉलेज के मुखिया जो है, डीन है या प्रोफेसर है मेन या प्रिंसिपल है, उससे मिलें और उनसे बात करें कि रैगिंग से कैसे डील करना चाहिए। उससे बच्चे को भी लगेगा कि आप उसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं और आप जो हैं वो, आपकी जिम्मेदारी सिर्फ यहीं तक नहीं थी कि उसका दाखिला ऐसे कॉलेज में हो जाए, आपकी जिम्मेदारी इसके आगे तक भी है। उसके बाद अगर आप अपने बच्चे को देखें कि वो डिप्रेस्ड हो रहा है या परेशान लग रहा है या आपसे बात नहीं कर रहा या आपका फ़ोन नहीं उठा रहा, तो इस बात को खतरे का संकेत माने कि कुछ बुरा भी हो सकता है। जिसे कहते हैं कि सेफ्टी सेव्स। आप कोशिश करें कि आप अपने बच्चे से कंटिन्यूसली बात करें, और आपका बच्चा इतना होनहार है कि जिसका एडमिशन इस कॉलेज में हुआ है, आगे भी आपकी जिम्मेदारी है कि वो अपनी ज़िंदगी में और अच्छा करे। तो रैगिंग से बचाना सोसाइटी का भी काम है और आपका भी काम है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों अब बात करते हैं रोड रेज के बारे में। तो रोड रेज क्या है? आप सभी ने लाइफ में कभी ना कभी एक्सपीरियंस किया होगा कि आप कार में जा रहे हैं और गलती से अगर आपने किसी की कार को काट दिया या गलत लेन में आ गए या किसी के आगे आ गए, या आपने गलती नहीं भी करी, तो सामने वाला जो कोई दूसरा इंसान है दूसरी कार में, वो इतना नाराज़ हो जाता है, गुस्सा हो जाता है कि वो हॉर्न बजाता है और आपकी गाड़ी के पीछे आता है और कई बार आपसे वो फालतू बात भी करता है। कई बार तो ऐसे लोग भी देखे होंगे आपने, सड़क पे आप जा रहे हैं और किसी दो गाड़ियों में कोई आपस में गड़बड़ हो गई और एक गाड़ी वाले ने अपनी गाड़ी रोक दी और आपस में लोगों ने लड़ाई शुरू कर दी और सारा ट्रैफिक जाम हो गया। तो ऐसे केसेस जो होते हैं, ये रोड रेज है। थोड़ा सा डिटेल में बात करते हैं उसके बारे में कि ये इस टाइप की हिंसा क्यों हो रही है भाई। तो देखिए दोस्तों, उसमें होता है कि जब रोड रेज होता है तो उसमें लोग क्या करते हैं कि कई बार अपनी गाड़ी को दूसरी गाड़ी के पीछे लगा लेते हैं, हॉर्न बजाते हैं, आवाज़ें देते हैं, उसको थ्रेट करते हैं, उसको धमकी देते हैं मारने की। और कई बार तो वो गाड़ी रोक के बाहर निकल आते हैं। और सबसे ख़राब बात यह है कि कितने केसेस ऐसे हो गए हैं जिसमें लोग इतनी हिंसा पे उतारू हो जाते हैं कि अगर उनके पास गन है या कोई और वेपन है तो वो सामने वाले इंसान को मार भी सकते हैं। तो ये रोड रेज है। तो क्या करना चाहिए? पहली बात तो ये कि जो इंसान को लगता है कि वो उसमें ये सिम्टम हैं रोड रेज के, उसको ध्यान देना चाहिए कि वो ऐसा ना करे। वो ऐसा इसलिए ना करे क्योंकि जल्दी या लेट उसे पुलिस वाले या लॉ जो है वो गिरफ्तार कर ही लेगी। उसको ये भी सोचना चाहिए कि क्या मुझे इस टाइप का डिसऑर्डर तो नहीं है जिसे हम कहते हैं इंटरमिटेंट एक्सप्लोसिव डिसऑर्डर, और जिसका इलाज है, जिसके अंदर दवाइयाँ हैं, लिथियम है, वेल्प्रोइक एसिड है। उसमें इंसान क्या करता है कि अगर कोई छोटी सी बात भी हो तो उसका जो गुस्सा है वो ऐसे बिल्ड नहीं होता, उसका गुस्सा वो एकदम से इतना ज़्यादा हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, छोटी सी बात है, अगर किसी का पेन किसी ने ले लिया गलती से, छोटी सी बात है, और अगर वो बहुत गुस्सा करे तो उसे अपने आप को एक साइकाइट्रिस्ट को दिखाना चाहिए कि कहीं मुझे ये इंटरमिटेंट एक्सप्लोसिव डिसऑर्डर तो नहीं है, क्योंकि इसकी वजह से भी वो इंसान बहुत जल्दी गुस्सा कर सकते हैं। और ख़ास तौर पे सड़क के ऊपर, जो उनके लिए भी और दूसरों के लिए वो बहुत ख़तरनाक साबित जो है वो हो सकते हैं। जो लोग शराब पी के गाड़ी चलाते हैं या ड्रग्स लेते हैं, वो भी ज़्यादा रिस्क पे हैं इस टाइप का बिहेवियर, हिंसा वाला, सड़क के ऊपर दिखाने के लिए। पेरेंट्स को कोशिश करनी चाहिए कि वो रोल मॉडल बने। वो अगर अच्छी तरह से गाड़ी चलाएंगे और सड़क पे सिविल और तरीके से बिहेव करेंगे तो उनके बच्चों को भी वही समझ में आएगा। स्कूलों में भी ये शिक्षा देनी चाहिए
और अब तो इस टाइप की NGOs भी आ गई हैं, उनको भी ये शिक्षा देनी चाहिए सोसाइटी में कि गाड़ी चलाना जो है वो एक राइट नहीं है, वो एक प्रिविलेज है जो हमें मिली हुई है सोसाइटी से, और उसको हमें सही तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए और हिंसा उसमें नहीं होनी चाहिए। और अंत में लॉ इन्फोर्समेंट जो है वो होनी चाहिए। पुलिस वालों को इस बात को रियलाइज़ करना चाहिए कि ये कितना इम्पॉर्टेंट पार्ट है, और जो लोग ये रोड रेज दिखा रहे हैं उनको गाड़ी चलाना अलाउ नहीं करना चाहिए जब तक कि वो इस मामले में शिक्षा प्राप्त करके ठीक से गाड़ी ना चलाएं। दोस्तों, आज हमने बात की बहुत सारी हिंसा के बारे में। हमने बात की कॉलेज में रैगिंग के बारे में, डोमेस्टिक वायलेंस के बारे में और रोड रेज के बारे में। तीनों ही बहुत अहम हैं, तीनों ही बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, और तीनों से किसी ना किसी की जान जो है वो जा सकती है। हम 21वीं सदी में रहते हैं, हमारा देश बहुत प्रोग्रेसिव है, हम आगे बढ़ रहे हैं, और हम लोगों को इस बारे में सोचना चाहिए कि क्या ये 3 चीज़ें जो अभी हमने डिस्कस करी, क्या इसकी अब सोसाइटी में कोई जगह रह जाती है। मेरा इस वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूँ कि हम जल्दी ही इन 3 चीज़ों पे जीत पा सकेंगे।